हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसन क्लासेज। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैंडेला, रेडियन एंड स्टेरेडियन के बारे में काफ़ी जानकारी ली और उसको हम लोगों ने वेल डिफाइन भी किया। इसके बाद आज एसआई मात्रक से संबंधित ही कुछ और टॉपिक पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। तो इसमें कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एसआई मात्रक में व्यक्त करते हैं तो इस परिस्थिति में उसका सांख्यिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कभी कभी बहुत बड़ा और कभी कभी बहुत छोटा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल, यानी मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यदि लें, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पर यदि विचार करते हैं हम लोग तो इसका वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। जैसे आप और लें उदाहरण, एक आध उदाहरण और लें, जैसे हम लोग मास ऑफ अर्थ लें, मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा? 6 इंटू 10⁻24 kg। जैसे इसी प्रकार हम लोग ले सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ लिख कर देखते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा? इसका भी मान होगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू में मात्रकों के गुणज जो हैं उसको सूचित करने के लिए कुछ उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। उपसर्ग का मतलब जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। प्री मीन्स होता है पहले। तो प्रीफिक्स का जो उपयोग करते हैं, यह किस किस टाइप के प्रीफिक्स का उपयोग हम लोग करते हैं, ज़रा इसकी जानकारी लें। जो किस किस टाइप के प्रीफिक्स हो सकते हैं। हमारे प्रीफिक्स कुछ इस टाइप के प्रीफिक्स हैं। ये 10⁻1 से हमने देख रहे हैं कि 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 इस प्रकार से हम लोग बढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जनरली हम लोग बचपन से पढ़ते जो आ रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि यदि मीटर के रूप में, लेंथ के मात्रक में यदि लिया जाए तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। यदि ग्राम में लिया जाए तो मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। यदि इसी प्रकार लीटर के रूप में लिया जाए तो मिली, सेंटी, डेसीलीटर, डेका, हेक्टो, किलोलीटर। इसका जनरली हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत लंबी दूरी या बहुत लंबे ऊंचे द्रव्यमान या बहुत छोटी दूरियों के लिए हम लोग जनरली प्रीफिक्स का उपयोग करते हैं। जो कौन कौन से प्रीफिक्स का उपयोग करते हैं तो उसका मैंने कुछ यहाँ पर लिया है उदाहरण के रूप में। तो यहाँ पर 10⁻1 डेका, 10⁻1 को हम लोग डेका जिसे DA से सूचित करते हैं। इसी प्रकार 2 को हेक्टा, 3 को किलो एंड 6 से मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग याद ऐसे रख सकते हैं कि जैसे सभी छात्र हमारे जो हैं वो अभी इंटरनेट से के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। ये इंटरनेट के बारे में जो हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट में डाटा लेते हैं हम लोग। ये डाटा पैक जो होता है उसमें हम लोग KB का देखते हैं उपयोग होता है। KB, MB, GB, TB, इन सबों का उपयोग होता है। तो KB का वहाँ पर K से हो जाता है किलो और B का मतलब होता है बाइट। इस बाइट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, आगे बढ़ेंगे तब। और ये बाइट से भी छोटी इकाई होती है जिसको हम लोग कहते हैं बिट्स। और बिट्स यानी 8 बिट्स इक्वल टू होता है 1 बाइट। तो अभी हम लोग बाइट से चल रहे हैं। तो KB का मतलब होगा किलो बाइट। उससे बड़ा होता है MB यानी मेगाबाइट। उससे होगा बड़ा होता है GB यानी गीगाबाइट। उससे बड़ा होता है, लैपटॉप का उपयोग करते हैं, लैपटॉप में जो हम लोग लेते हैं, टेराबाइट, TB। और उससे बड़ा होता है पेटा जिसे P से सूचित करते हैं। और उससे बड़ा होता है एक्सा, 10⁻18। यानी ऐसे डायरेक्ट मान भी आपको एग्जाम में वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट मान भी आपको पूछ दिया जाता है। जैसे पूछ देगा कि 1 माइक्रो कितने के बराबर होता है, तो आपको याद रखना होगा। यहाँ पर भी उसी प्रकार डेसी, सेंटी, मिली और उसके बाद 3-3 बढ़ते गए। यहाँ पर जैसे 3-3 बढ़ते जा रहा है वैसे यहाँ पर भी 3-3 माइनस में एक्सपोनेंट्स बढ़ रहा है। तो यहाँ पर माइक्रो जिसे हम लोग सूचित करते हैं इस लेटर से, उसके बाद 9 से शुरू होता है, इसलिए उस पर में 9 पावर, ये भी आपको याद हो जाएगा। 9
एन से और 9 भी एन से। उसके बाद पिको, इसके बाद एक आता है फेम्टो। फेम्टो को हम लोग फर्मी में भी जानते हैं, फेम्टो को ही फर्मी भी कहा जाता है। और इसके बाद एटो, एटो भी ए से शुरू होता है और एटो 18 ये भी ओ से शुरू होता है। ये भी याद रखने की जरूरी नहीं है, बल्कि आपको 1 2 3 मान जो है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, इसको ऐसा नहीं है कि रट्टा मारिए। इसके बाद हम लोग ये अभी हम लोगों ने देखा कि वेरियस एक्सपोनेंट्स ऑफ 10, इसका हम लोगों ने जानकारी लिया। अब इसके बाद लंबाई के कुछ और भी व्यवहारिक मात्रक होते हैं जिसका व्यवहार हम लोग अभी भी करते आ रहे हैं। पुराने ज़माने में भी होता था, अभी भी उसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ऐसे और से कौन कौन से मात्रक लंबाई के हैं, उसी प्रकार हम लोग वजन के लिए देखेंगे, यानी द्रव्यमान के लिए देखेंगे, समय के लिए देखेंगे, सबों को बारी बारी से देखेंगे। तो जस्ट बाद हम लोग देख रहे हैं लंबाई के। तो लंबाई के कुछ और इस प्रकार से मात्रक हम लोग यूज में लाते हैं, यानी 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, यानी आप लोग को जानकारी होगी 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। उसी प्रकार 1 माइल यानी मील, इसको बोलिए 1 मील इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, यानी मील को किलोमीटर में जो हम लोग चेंज करेंगे तो 1.6 किलोमीटर 1 मील के बराबर होगा। 1 NM इक्वल टू 1.85 किलोमीटर, ये NM का मतलब होता है नॉटिकल मील। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछे गए हैं। नॉटिकल मील जो है यह भी किसका यूनिट है? ये दूरी का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, लंबाई का यूनिट है। यानी इसका उपयोग किया जाता है कहाँ? समुद्री यात्रा के दौरान। समुद्र में जो हम लोग दूरी मापते हैं उसके हम लोग मापते हैं किससे? नॉटिकल मील से। नॉटिकल याद रखने के लिए याद रखिए नॉटिकल, और इधर नेवी, नेवी का मतलब होता है जल से संबंधित। तो नॉटिकल मील यानी जलीय यात्रा के दौरान मापी गई दूरी। और इसमें समुद्र में ही यदि समुद्र की गहराई मापनी हो तो वहाँ पर उपयोग किया जाता है फैदम का। 1 फैदम इक्वल टू 6 फीट, यानी यह समुद्र की गहराई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब ये 6 फीट है तो फीट को आप लोग देखेंगे, फीट को यानी यहाँ पर 1 फुट इक्वल टू 3.458 मीटर, यहाँ 6 फीट है, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर में बदल जाएगा। और मीटर को यदि किलोमीटर में बदलना हो तो आप जानते हैं 1000 से उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको किलोमीटर में आ जाएगा। इसके बाद है 1 AU इक्वल टू 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ये AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ए से हो गया एस्ट्रोनॉमिकल और यू से हो गया यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय मात्रक। ये खगोलीय मात्रक क्या है? तो खगोलीय मात्रक जो है इसका अर्थ हो गया कि सन से लेकर के और अर्थ के बीच की दूरी, यानी डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, और आप लोग जानते हैं कि सन के चारों ओर जो चक्कर लगाती है हमारी अर्थ, ये अर्थ जो है वो पूरे गोलाकार पथ में, पूरे गोलाकार रूप से यह चक्कर नहीं लेती है, बल्कि यह एलिप्टिकल पाथ होती है। यानी यहाँ से सन से अर्थ की दूरी जो है यहाँ पर अधिक, यहाँ पर अधिक, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, यहाँ पर कुछ दूसरे टाइप के, यानी दूरी बदलती रहती है सन और अर्थ के बीच। तो फिर यह दूरी फिक्स कैसे हुई? तो इसका एवरेज लिया जाता है, औसत लिया जाता है। एवरेज का मतलब औसत। इन सभी दूरियों को कैलकुलेट करके और इसका एवरेज लिया जाता है कि सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो यह डिस्टेंस लिया जाता है कितना? तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरा होता है 1 लाइट ईयर, जैसा कि आपको शब्द से ही पता चलता है, यहाँ पर वर्ड है लाइट एंड ईयर, यानी प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। कहाँ पर? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं 1 लाइट ईयर, जिसे हम लोग सूचित करते हैं LY से। ये 1 लाइट ईयर, वैसे भी आप जानते हैं कि प्रकाश का चाल जो है वो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और S इक्वल टू क्या होता है? VT, यानी दूरी इक्वल टू कितना होता है? चाल गुना समय। आपको लाइट का स्पीड दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है कितना? 3 × 10⁸, और टाइम कितना दिया है? 1 ईयर। 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन।
और 365 दिन, एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे। और फिर 24 घंटे, एक घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। और 60 मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। इन सबों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये डिस्टेंस का मान मालूम हो जाएगा। ठीक है, यही आप मीटर में लिए, मीटर पर सेकंड में है, ये आपको वैल्यू इतना मिल जाएगी। इसके बाद आता है 1 पार्सेक। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूज करता है 1 लाइट ईयर। ईयर जब देखता है तो उसको समझता है, जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो समझता है या इसकी या मात्रक जो है वह समय का है, यानी टाइम का है। नहीं, ये किसका मात्रक है? लेंथ का है। इन दोनों में विद्यार्थी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसके लिए इसको गौर से देख लिया जाए। तो अब हम लोग चलते हैं एक पार्सेक पर। पार्सेक क्या है? पार्सेक जो है वह भी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पार्सेक का अर्थ होता है पैरालेक्टिक सेकेंड, या इसको हम लोग कह सकते हैं पैरालेक्स सेकेंड। ये पार्सेक क्या होता है? तो वास्तव में यदि ये अर्थ हुआ और ये सन हुआ और इनके बीच की दूरी जो है, इन दूरी को यदि चाप लिया जाए, यानी इसको एज्यूम किया जाए कि यह एक वृत्त का चाप है, तो इनकी दूरी यहाँ से वह डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पर आकर के यह चाप जो है वह इस पर एंगल बनाए कितने? 1 सेकेंड का। यह चाप बनाए यहाँ पर कितने? 1 सेकेंड। यह चाप यहाँ पर 1 सेकेंड का कोण सबटेंड करे। 1 सेकेंड का कोण कैसे सबटेंड करेगा? आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ से अगर यहाँ की दूरी ली जाए तो इस दूरी पर ये एंगल बड़ा होता है। अगर और ये दूरी यहाँ पर लिया जाए तो इससे यह छोटा होगा, और यहाँ पर लिया जाए तो और छोटा होगा। तो यह दूरी बढ़ाते बढ़ाते उस पॉइंट पर लिया जाए जहाँ पर यह एंगल जो है वह 1 सेकेंड का कोण बनाए। तो 1 सेकेंड का कोण बनाए, जो वैसे भी आप जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट। एंड 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड। यानी 1 डिग्री का 3600वां भाग 1 सेकेंड का कोण कहलाएगा। तो वैसी दूरी, जिस दूरी पर जाकर के हमारा ये अर्थ और सन के बीच जो डिस्टेंस है, यानी यह डिस्टेंस वाली चाप जो है, आर्क जो है, यह आर्क इस बिंदु पर, यानी उस खास दूरी पर, ये डिस्टेंस लीजिए, उस दूरी पर जाकर के यदि 1 सेकेंड का कोण अंतरित करता है, 1 सेकेंड का कोण सबटेंड करता है, उस दूरी को हम लोग कहेंगे 1 पार्सेक। अब ये कितनी बड़ी दूरी होगी उसका अंदाजा आप कर सकते हैं। यह दूरी, इस पार्सेक का तब कहिएगा कि पार्सेक का इतनी लंबी दूरी का उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं? तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं स्टार की दूरी मापने के लिए। हमारे इस ब्रह्मांड में बहुत दूर दूर स्टार हैं जिनकी दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग यह पार्सेक यूनिट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आता है 1 फर्मी। ये 1 फर्मी, जिसको हम लोग फेम्टो से भी सूचित किए थे, 1 फर्मी को फेम्टो कहिए या 1 फर्मी बोलिए, इसको भी हम लोग सूचित किए थे। अब यह 1 फर्मी जो है, 1 फर्मी का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो इसको भी एग्जाम के व्यू से आप इसको जान लें कि रेडियस ऑफ एटम, यानी किसी परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए हम लोग फर्मी का उपयोग करते हैं। किसी परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए हम लोग फर्मी का उपयोग करते हैं। इसके बाद है एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? वेवलेंथ निकालने के लिए। वेवलेंथ जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा का मान निकालने के लिए हम लोग, यानी वेवलेंथ का मान निकालने के लिए हम लोग किस यूनिट का व्यवहार करते हैं? 1 एंगस्ट्रम। ये एंगस्ट्रम यूनिट भी, इसको भी मोस्टली याद रखा जाए। एग्जाम की व्यू से इसको भी याद रखना बहुत ही आवश्यक है। आप लोग जो भी लड़के, जो भी छात्र है हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया उसको शेयर करें ताकि दूर दराज के लड़कों को भी यह आसानी से पहुंच सके। और जो नए बच्चे हैं वो इन्हें सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि ये हमारा वीडियो जो है आप तक
हमेशा पहुंचता रहे, आपको जानकारी मिलती रहे। इसके बाद हम लोग आता है, चलिए इसके बाद आता है 1 इंच इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट और 0.914 मीटर, या इसको आप 1 गज भी लिख सकते हैं, यानी 1 यार्ड इक्वल टू 1 गज भी लिख सकते हैं, या 3 फीट लिख सकते हैं, या इतना मीटर लिख सकते हैं। इसके बाद है 1 फुट इक्वल टू 3.45 मीटर। ये आपका लेंथ का लगभग इतने यूनिट का हम लोग जनरली उपयोग अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, अब जस्ट इसके बाद अगला देखा जाए। अब हम लोग यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम यानी आयतन के कुछ मात्रक को देखते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 लीटर। इसी प्रकार 1 गैलन इक्वल टू 3.785 लीटर। उसी प्रकार 1 बैरल इक्वल टू 159 लीटर। ये बैरल सऊदी अरब से जो हम लोग तेल मंगाते हैं, सऊदी अरब से जो तेल आती है वो उसका काउंटिंग हम लोग बैरल में ही करते हैं, चूँकि हैवी अमाउंट होता है। इसके बाद हम लोग यूनिट्स ऑफ टाइम पर चलते हैं, तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है, जैसे ऊपर में भी आपने देखा एग्जामिनेशन व्यू से, ये बैरल एंड गैलन ये 2 इम्पोर्टेंट है, भी आया है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। इसके बाद यूनिट्स ऑफ टाइम में वेरी इंपॉर्टेंट आता है 1 कॉस्मिक ईयर। 1 कॉस्मिक ईयर इसको याद जरूर रखेंगे, 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष को कहा जाता है 1 कॉस्मिक ईयर। इसके बाद आता है लीप ईयर। लीप ईयर होता है 366 डेज। इसकी भी जानकारी जरा सा ले लिया जाए। लीप ईयर यानी लीप वर्ष जो हम लोग कहते हैं, इसका क्यों 366 दिन होता है, तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वह पृथ्वी में 2 गतियां हैं, मूवमेंट उस बात 2 प्रकार से, एक तो होता है कि अपने कील पर चारों बगल नाचना यानी रोटेशन, और एक होता है रिवॉल्यूशन यानी चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो सूर्य यदि ये सन है तो सन के चारों ओर हमारी अर्थ जो है वो चक्कर लगाती रहती है, और यह चक्कर जो है 1 रिवॉल्यूशन में इससे कितना टाइम लगता है, तो ये लगता है 365 डेज और 6 आवर्स ना, ये 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ये 365 दिन 6 घंटे, तो 365 दिन का 1 ईयर तो हो गया, और यह 6 घंटे जो बैलेंस फेंकती है, यह बैलेंस 4 साल में 6 चौका 24, यानी 4 साल में यह 1 दिन ज़्यादा होता है, जो 1 दिन फरवरी माह में जुट करके, और फरवरी जो 28 दिन का होता है उसे क्या कर देता है 29 दिन का, यानी 4 साल पर हमारी फरवरी जो है वह 29 दिन का हो जाता है। तो जिस साल की फरवरी 29 दिन का होता है उसी को हम लोग कहते हैं लीप ईयर, और यह लीप ईयर 365 दिन तो होता ही है, और यह जो एक्स्ट्रा 6 घंटा वाला जो है, यह एक्स्ट्रा जुट करके वह साल कितने का हो जाता है 366 दिन का। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं लूनर मंथ, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चंद्रमास, और एक होता है सोलर मंथ जिसे हम लोग कहते हैं सूर्यमास। तो इसे मोटा मोटी तौर पर देख लिया जाए, चूँकि इसके बारे में यदि कहूँ तो बहुत सारे टाइम लगेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं जितने डाटा है उसको बोर्ड पर लिख करके तब दिए, चूँकि लिखने में काफ़ी टाइम लगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इतनी सुविधा मेरे पास है नहीं, चूँकि हम भी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लूनर मंथ और सोलर मंथ जो दिया गया है, चंद्रमास और सूर्यमास दिया गया है। ये चंद्रमास 28 डेज का होता है, जबकि सोलर मंथ जो होता है वो 30, 31 और फरवरी जो है 28 और 29 डेज का होता है। इतना मोटा मोटी चला जाए कि इससे और हमें ज्ञान होता है, मिलता है कि एक ये जो देखा जाए कि सोलर मंथ के हिसाब से इसको एक साल में 355 डेज होते हैं, यानी सोलर मंथ के हिसाब से 1 ईयर जो है वो 355 डेज का होता है, जबकि लूनर मंथ के हिसाब से, और सोलर मंथ के हिसाब से हम लोग देखते हैं 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो लूनर मंथ, लूनर ईयर और सोलर ईयर में कितने डेज का अंतर है? 10 डेज का अंतर है, और 10 डेज के अंतर होने के कारण
यह 3 साल में 10-10 दिन जो बैलेंस फेंका, यह 3 साल में 10 या 30 यानी 1 माह बच जाता है। और यही 1 माह बचता है जिसके कारण हर एक 3 साल पर एक होता है मल मास। हिंदी में हम लोग खास करके ये एस्ट्रोनॉमी में ज्योतिष शास्त्र जो पढ़ते हैं उसमें देखेंगे एक मल मास होता है, जिसे हम लोग दूसरे नाम से पुरुषोत्तम मास भी जानते हैं, या उसे हम लोग अधिक मास भी कहते हैं। अधिक वर्ष कहिए, पुरुषोत्तम वर्ष कहिए, या उसे मल मास कहिए। यह मलमास जो होता है उसका कारण यही है कि यह 1 माह उसमें जुट जाता है, यानी यह चंद्रमास के हिसाब से, चंद्र ईयर्स के हिसाब से, यानी लूनर ईयर के हिसाब से वह मलमास वाला जो मंथ होता है वह 13 माह का 1 साल होता है, जबकि सोलर डेज के हिसाब से 12 माह का 1 साल होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद अब हम लोग चलते हैं डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मास, यानी द्रव्यमान के कुछ अलग अलग मात्रक, यानी व्यावहारिक मात्रक जिसका उपयोग हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया 1 आउंस। 1 आउंस इक्वल टू 28.35 ग्राम एंड 1 पाउंड इक्वल टू 453.6 ग्राम। ये पाउंड यानी FPS सिस्टम में देखें, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में पाउंड का उपयोग हम लोग देखे हैं। इस पाउंड को ग्राम में बदलेंगे तो 1 पाउंड इक्वल टू 453.6 ग्राम। ये एग्जामिनेशन व्यू से ये दोनों आपको इम्पोर्टेंट हुआ, इसको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, जो हम लोग डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं, ये रटने की जरूरी है नहीं, सभी आदमी को रटा होगा। 1 क्विंटल, इसका भी उपयोग हम लोग बराबर करते हैं। 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg, यानी 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है। उसी प्रकार 1000 किलोग्राम का 1 टन होता है। अब एक आता है 1 कैरेट। कैरेट जो है इसका उपयोग हम लोग देखते हैं कहाँ पर, ज्वेलरी के शॉप में, यानी जहाँ पर सोने के आभूषण खरीदने जाते हैं वहाँ पर ये कैरेट शब्द का उपयोग हम लोग सुनते हैं। तो ये कैरेट वास्तव में 2 शब्दों से सुना जाता है, 2 शब्दों के रूप में इसको देखा जाता है। एक होता है KARAT और एक होता है CARAT। लोग बराबर इसमें कंफ्यूज करते हैं, हल्का सा इसको देख लिया जाए तो ये KARAT जो है इसके द्वारा सोने की शुद्धता की जांच की जाती है, जबकि यह कैरेट जो है इसके द्वारा CARAT, इसके द्वारा हम लोग ज्वेलरी के शॉप में जाकर के और स्टोन वगैरह जो खरीदते हैं, जैसे नीलम हुआ, जैसे आपको रूबी हुआ, ये सब जो खरीदते हैं तो उसमें उसके वजन के लिए इस कैरेट का उपयोग किया जाता है। यह है प्योरिटी ऑफ गोल्ड, यानी सोने के शुद्धता की जांच के लिए, और यह क्या है, वजन के लिए, किसका, स्टोन का। तो इसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। यह कैरेट के द्वारा हम लोग सोने की शुद्धता की जांच करते हैं। जैसे 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड का अर्थ क्या हुआ? 24 कैरेट गोल्ड का अर्थ हुआ कि 24 कैरेट में 99.9% सोना की मात्रा होती है, अर्थात इसको मान लिया जाए 100%। और 100% यानी 24 कैरेट के सोने का आभूषण नहीं बनाया जाता है, क्योंकि 24 कैरेट यानी 100% शुद्ध सोना जो है वह काफ़ी लचीला और मुलायम होता है, जिसके कारण हमारे आभूषण जो हैं वह टिकाऊ नहीं होंगे। इसीलिए हम लोग आभूषण बनाने के लिए 18 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं। 18 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं क्योंकि 18 कैरेट के बाद जो उसमें मिक्स किया जाता है वो कॉपर हो या मान लीजिए जिंक हो या मान लीजिए ब्रास हो, इसका उसमें मिलावट करके और तब बनाया जाता है, क्योंकि ताकि वह हार्ड हो जाए, सोना जो है वो हार्ड हो जाए, जिसके कारण आभूषण हमारा टिकाऊ बना रहे। 18 कैरेट में कितने % गोल्ड होंगे ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 24 कैरेट में आपको 100% है, तो 18 कैरेट में कितना होगा, 100/24 मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 का, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यानी उतना % इसमें गोल्ड होगा। नहीं, वैल्यू भी इसके हिसाब से आपको कम ज़्यादा लगता है, इसमें इतना % हुआ तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, और ये 18 कैरेट का लिया उसमें गोल्ड जो है उसकी मात्रा कम होगी, जिसके कारण इसका वैल्यू थोड़ा कम होगा। तो ये आपको हो गया कैरेट। और 1 कैरेट इक्वल टू, इसको ग्राम में देखिएगा 0.2 ग्राम, या इसको आप 200 मिलीग्राम भी कर सकते हैं, यानी चूंकि ग्राम को मिलीग्राम में बदलिएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 200 मिलीग्राम आएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं यूनिट्स ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल के
मात्रक और कौन कौन से हैं व्यवहारिक मात्रक। तो एक है 1 एकड़, 1 एकड़ इक्वल टू 4046.94 वर्ग मीटर। 1 एकड़ में इतने वर्ग मीटर जमीन होते हैं। इसी प्रकार 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.47 एकड़, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर इक्वल टू 100 हेक्टेयर। और एक होता है 1 स्क्वायर मील, यानी 1 वर्ग मील इक्वल टू 640 एकड़। ये आपको ध्यान में रखना होगा, बार बार इसको देखिएगा, बार बार यूज कीजिएगा तो याद हो जाएगी।